कन्फ्यूज़न ना रहे बाद में, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है कि टेक्निकल टीम मान लो रिकन्सिलेशन कर रही है या बिल का वेरिफिकेशन कर रही है, तो उनको SAP डाटा के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या वो बोलते हैं कि हम डाटा नहीं निकाल पाए, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आज वाले ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को वो सारी प्रॉब्लम जो है नहीं आनी चाहिए, नहीं फेस करनी चाहिए। हम यहाँ पर लॉगिन्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि SAP सिस्टम में लॉगिन कैसे करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि उसके बाद आपको रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, एंड देन किस रिपोर्ट से हमारा कौन सा पर्पस फुलफिल होता है। जैसा कि 3 मॉड्यूल हैं, स्टोर्स, SCS एंड PO की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम स्टोर्स मॉड्यूल ऑडिट की बात करें, इसको MM मॉड्यूल भी बोला जाता है, तो इसमें इन जनरल अगर हम एक ब्रॉडली बात कर रहे हैं, इन डेप्थ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ब्रॉडली ये 4 चीज़ें तो हमें देखनी ही होती हैं, जिसमें एक तो GRN वेरिफिकेशन हो गया। ये बेसिकली हम बात करें तो कॉमर्शियल टीम के लिए है, जिसमें आपको गुड्स रिसीट नोट्स का वेरिफिकेशन करना होता है, यानी जितनी भी आपके स्टोर्स मॉड्यूल में GRN हो रखी हैं उनका बैकअप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ उनको वैलिडेट करना। क्योंकि जब तक इनपुट सही नहीं होगा, जब तक हमारी जो भी रिपोर्ट है वो एक्यूरेट डाटा नहीं देगी हमें। लेट सपोज अगर GRN में ही मिस्टेक है और हम उसी GRN के बेसिस पर अगर आगे अपना फिजिकल चेक करते हैं या रिकन्सिलेशंस करते हैं, तो हमारी सारी रिपोर्ट जो है वो गलत ही जनरेट होने वाली हैं। तो इसलिए जो GRN है ये बहुत एक्यूरेटली हमें चेक करना चाहिए। इसमें हमारी कॉमर्शियल टीम को बहुत ही क्रूशली एंड जहाँ पर मटेरियल अमाउंट लगता है एंड जो मेजर अपने आइटम्स हैं, जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, उनको इन डिटेल में चेक करना चाहिए। उनके GRN, ईच एंड एवरी GRN चेक होनी चाहिए विद बैकअप डॉक्यूमेंट। इसके बाद स्टोर्स मॉड्यूल में हम बात करते हैं स्टॉक रिकन्सिलेशन वाला, तो बात हो गई। क्योंकि रिकन्सिलेशन के लिए आपको जो भी डाटा चाहिए, यानी एक तो कंजम्पशन का डाटा हो गया जो कि आपको आप बिल्स वगैरह के साथ उसको रिलेट करते हैं, वहाँ से वो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। दो वो डाटा आपके स्टोर्स में भी मिल जाता है इशू रिकॉर्ड्स में, बट यहाँ पर जो स्पेसिफिकली हम बात करें तो स्टोर्स में क्या हो गया, इनवर्ड मिल गया एंड क्लोजिंग बैलेंस मिल गया स्टोर्स में, और हमारा इशू रिकॉर्ड मिल गया। ये 3 रिकॉर्ड चाहिए होते हैं हमें मैटेरियल के रिकन्सिलेशन के लिए जब भी हम रिकन्सिलेशन करते हैं। उसके बाद इसमें मूवमेंट टाइप्स हमें चेक करनी और होती आपकी वॉइस बहुत स्टक हो रही है, और आपकी वॉइस बहुत स्टक हो रही है। ओके, सबको ही हो रही है या ये स्पेसिफिक कोई साइट है, बाकियों को भी इशू आ रहा है क्या? इधर तो आवाज ठीक है। तो आप इधर तो सर तो स्टक आपके है, आपके आवाज तो आपके ठीक है। साइट स्पेसिफिक है कुछ, एक बार आप थोड़ा सा नेटवर्क देखिए, क्योंकि बाकी जगह ठीक है तो आपका इशू है। ठीक है, तो उसके बाद मूवमेंट टाइप्स की हम बात करें, जैसे कि मूवमेंट टाइप्स आपने देखा होगा 101, 102, 105, यानी अलग अलग मूवमेंट टाइप्स होते हैं स्टोर की। जब आप रिपोर्ट निकालते हैं, हर मूवमेंट टाइप का एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। तो वो मूवमेंट टाइप अंडरस्टैंड करना और देखना कि एंट्री सही मूवमेंट टाइप में हुई है या नहीं हुई है, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है चेक करने के लिए। देन ऑथराइजेशन चेक्स, तो ऑथराइजेशन हमें ये चेक करना है स्टोर्स में कि जो ऑथराइजेशन डेलीगेशन के जो अथॉरिटी दी गई है वो एक्यूरेट है या नहीं है, और उसी डेलीगेशन के अथॉरिटी के साथ जो भी एंट्रीज हैं वो पास हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये ब्रॉडली हमने बात करी है। मेजर 4 एरियाज हैं जो हमें स्टोर्स ऑडिट में देखने चाहिए अगर हम SAP की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ प्रोसेस फ्लो की बात करें तो प्रोसेस फ्लो परचेज ऑर्डर से शुरू होता है। परचेज ऑर्डर जब बन जाता है उसके बाद आपका गुड रिसीट होता है, जो एंट्री आपकी सिस्टम में होती है। गुड रिसीट के बेसिस पर आपका स्टॉक अपडेट होता है, और स्टॉक अपडेट के बेसिस पे ही हमारा इनवॉइस का वेरिफिकेशन होता है फिर स्टोर्स में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड था परचेज ऑर्डर ऑडिट। तो परचेज ऑर्डर में देखो मेन चीज़ होती है अप्रूवल हायरार्की चेक करना, क्योंकि POs में सबसे मेन चीज़ तो अप्रूवल मैट्रिक्स है। क्योंकि वहाँ पर क्राइटेरिया रहता है कि अप टू सर्टेन अमाउंट किस लेवल की अथॉरिटी अप्रूव करेगी, देन उसके बाद एक सर्टेन, मतलब दे आर डिफरेंट आपके क्या होते हैं कि उसमें टैप्स बने हैं कि अप टू 25 लाख ये अथॉरिटी अप्रूव कर सकती है, देन मोर देन 25 बट अप टू 50 लाख या 1 CR ये अथॉरिटी अप्रूव कर सकती है। तो उस अप्रूवल हायरार्की को चेक करना है विद द साइन डॉक्यूमेंट। SAP में तो चलो आपको हायरार्की दिख गई है ना कि किसका क्या अप्रूवल मैट्रिक्स है, लेकिन उसके बेसिस में वो अप्रूवल का कोई डॉक्यूमेंट भी बना होगा ना जिसके बेसिस पे सिस्टम में हायरार्की सेट हुई है। पता चल रहा है अप्रूव डॉक्यूमेंट में हायरार्की कुछ और है, सिस्टम में किसी ने मैनिपुलेट करके वो हायरार्की चेंज कर रखी है, तो वहाँ पर तो फिर मेरा पूरा फेल हो गया ना। उसके बाद वेंडर का वैलिडेशन, जो भी वेंडर मास्टर में क्रिएट हो रहा है, जिनको भी हम परचेज ऑर्डर रेज कर रहे हैं, उनका वेंडर का वैलिडेशन है या नहीं है, उनके वेंडर के डॉक्यूमेंट्स, वेंडर मास्टर सफिशेंट पूरा कंप्लीट डाटा उसमें फुलफिल्ड है या नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं या नहीं है, उसका वैलिडेशन चेक उन लोगों ने कैसे किया है, वो चीज़ें चेक करना।
प्राइस चेक्स, ऑब्वियसली पीओज में हम लोग प्राइस चेक करते हैं विद बैकअप डॉक्यूमेंट। बैकअप डॉक्यूमेंट में हमारा क्या होता है, कंपैरेटिव होता है, कोटेशंस होती हैं एंड अप्रूवल नोट्स होते हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे प्राइस चेक करना है कि पीओ उसी रेट से बना है या किसी और रेट से बना है, टर्म्स कंडीशन उसकी जो भी होती हैं। देन पीओ एंड पीआर की मैचिंग, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितनी परचेज रिक्विजिशन रेज हुई थी एंड उसके अगेंस्ट में कितने परचेज ऑर्डर रेज हुए, है ना। अगर पीआर के अगेंस्ट में पीओ रेज ही नहीं हुआ होगा तो फिर उस केस में तो मैटर डिलीवर्ड हो ही नहीं पाएगा। या फिर बहुत सारे केसेस में आपने प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो देखा होगा कि पहले कोई पीआर बनी, उस पीआर के अगेंस्ट में पीओ रेज नहीं हुआ, फिर बाद में दोबारा कोई पीआर बन गई और उसके अगेंस्ट में पीओ रेज होकर मैटर भी आ गया। तब आपको क्या दिखेगा, बहुत सारी ओपन पीआर की लिस्ट दिखेगी, तो हमें उसके ऑथेंटिकेशन में जाना होता है, उसके रीजनिंग में जानना होगा कि ये क्यों ओपन है। हो सकता है अगर देखो उसके अगेंस्ट में दूसरा पीआर बन के मेटल आ गया है तो ठीक है, उतना कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में मेटल अभी तक आया ही नहीं है तो ये बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि वो मेटल जब तक साइड पे नहीं आएगा काम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हमें उसको डीप डाइव करके चेक करना होता है। पीआर से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन निकल सकती हैं, प्लानिंग को लेके, एग्जीक्यूशन को लेके। सिंपली हमें एमआईएस नहीं देना है कि इतनी पीआर की एजिंग आपने बस दे दी कि ये पीआर इतने टाइम से ओपन है या इतनी पीआर शॉर्ट क्लोज नहीं हुई है। उसके जब हम इन डेप्थ में जाएंगे ना तो और बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं कि पीआर क्यों रेज की गई थी। अगर पीआर रेज की गई आज तक मेटल आया नहीं और काम भी हो गया तो पीआर क्यों रेज की थी, क्या फ्रॉड की इंटेंशन से पीआर रेज हुई थी कि चलो एक पीआर रेज करते हैं, पीओ रेज करके इसके अगेंस्ट में फिर कुछ फंड को मैनिपुलेट करेंगे। तो हर बीइंग एन ऑडिटर हमें हर एंगल के साथ चीज़ों को चेक करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पीओ प्रोसेस फ्लो को हम बात करें तो पीआर क्रिएशन से शुरू होता है, देन उसके बाद पीओ क्रिएट होगा, अप्रूवल्स होंगी पीओ में, और उसके बाद आपका ऑर्डर डिस्पैच होगा। तो जब पीओ अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद स्टोर्स वाला प्रोसेस लिंक हो जाता है ना, और उसके बाद आपका जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस फिर वापस फाइनेंशियल मॉड्यूल में आता है पेमेंट के लिए। सर्विस एंट्री शीट, सबको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए इस चीज़ का कि सर्विस एंट्री शीट क्या होती है। तो जितने भी बिल्स बुक होते हैं, चाहे वो सर्विस के हैं, चाहे वो आइटम रेट के हैं, चाहे वो हायरिंग है, चाहे वो लेबर है, चाहे कुछ भी है, तो जितनी भी आपके जो बिल्स की बुकिंग होती है एसएपी में, उसको सर्विस एंट्री शीट एक जो रिपोर्ट होती है वहाँ पर जनरेट होता है वो सारा का सारा डाटा, जिसमें आपको क्वांटिटीज, रेट, पीओ का रेफरेंस, सब कॉन्ट्रैक्टर नेम, बिल डेट, बिल नंबर, एवरीथिंग। यानी हम उसको बिल मास्टर, अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो बिल मास्टर अगर मैं उसको बोल सकते हैं हम लोग, तो वहाँ से आपको पार्टिकुलर किसी डे का, पार्टिकुलर मंथ का, पार्टिकुलर पीरियड का आप वहाँ से सारे बिल्स जनरेट करके चेक कर सकते हैं। तो सर्विस एंट्री शीट में भी हमें ये देखना होता है कि एससीएस का अप्रूवल किस लेवल तक गया है, उस सर्विस का वैलिडेशन क्या है, वो सर्विस एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी जो क्वांटिटी एससीएस में लिखी हुई है वो उस क्वांटिटी का बेसिस क्या है, यानी जो हम बिल चेकिंग करते हैं। टेक्निकल्स हैं तो टेक्निकल अपनी उस क्वांटिटी को वैलिडेट करते हैं विद ड्राइंग एंड ऑल दोज बैकअप डॉक्यूमेंट्स। कॉमर्शियल लोग उस क्वांटिटी को चेक करते हैं, उसके पीछे जो भी बैकअप लगा हुआ है। अगर हायरिंग का बिल है तो हायरिंग की लॉग बुक लगी होगी, लेबर का बिल है तो उसकी अटेंडेंस लगी होगी, सो एंड सो जितने भी टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर होंगे उसी टाइप का हमारा अकॉर्डिंगली उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा। देन इनवॉइस की मैचिंग, इनवॉइस मैचिंग में क्या हुआ कि आपके पास जो इनवॉइस है वही डिटेल आपकी एससीएस में एंटर्ड हुई है या नहीं हुई है। लेट्स से इनवॉइस था आपका 10 क्वांटिटीज़ का और एससीएस में क्वांटिटीज़ 100 हो गई है, तो वो चीज़ें चेक करना। ठीक है, तो ये अभी हम खाली बेसिस अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि किस रिपोर्ट में क्या चीज़ होती है। अभी हम एक्चुअली वो रिपोर्ट मतलब सिस्टम में लॉगिन करके वो रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है वो सब हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद तो एससीएस के प्रोसेस फ्लो की बात करें तो अगेन जैसे मेटल डिलीवर्ड होने से पहले पीओ बनता है, ऐसे ही कोई भी सर्विस एंट्री सर्विस होने से पहले साइट पर उसका भी पीओ बनना चाहिए। विदाउट पीओ कोई भी साइट पे काम एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पीओ बनेगा, उसकी सर्विस एंट्री होगी, उस सर्विस एंट्री का अप्रूवल करेगा जो बंदा वहाँ पर बैठा होगा बिलिंग डिपार्टमेंट का, तब उसके अकॉर्डिंगली इनवॉइस उसका प्रोसेस होगा। तो अगर हम स्टोर्स मॉड्यूल की जो हमने बात करें तो उसमें ऑडिट चेकलिस्ट की हम बात करें तो जीआरएन रिकॉर्डेड टाइमली एंड एक्यूरेटली। अब देखो क्या होगा कि जीआरएन अगर बहुत लेट रिकॉर्ड हो रही है, आपके पास पेंडिंग जीआरएन की लिस्ट इतनी सारी है, अब एज ऑन पार्टिकुलर डेट अगर 18 मार्च को मुझे स्टोर से डाटा लेना है, मुझे रिकन्सिलेशन पर्पज़ के लिए लेना है या बिल चेकिंग के लिए लेना है, किसी भी रीज़न से लेना है, अगर जीआरएन ही मेरी अपडेट नहीं है, जीआरएन मेरी अभी 1 तारीख तक की अपडेट है, 18 दिन की अपडेट ही नहीं है, तो सोचो मेरा रिकन्सिलेशन का कभी एक्यूरेट आ पाएगा, कभी भी सही मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी वहाँ से। तो हमें यही देखना है कि जीआरएन रिकॉर्डिंग में कितना डिले हो रहा है। ठीक है, अपडेटेड है भी या नहीं है।
एक्यूरेट है या नहीं है। जीआरएन में कोई क्वांटिटी लिखी है, अपडेट करते टाइम कुछ गलत क्वांटिटी लिख दी आपने। तो ये सारी चीज़ें हमें एज एन ऑडिटर चेक करनी होती है। स्टॉक मैचेस फिजिकल वेरिफिकेशन, जो भी उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है वो किसी भी सरप्राइज डेट पर जाके आपको चेक करना चाहिए कि वो स्टॉक उतना है या नहीं है। अगर उसमें वेरिएशन है तो उसके रीज़न आपको देखना है, या तो पेंडिंग इशू स्लिप्स होंगी या पेंडिंग जीआरएन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। नो नेगेटिव स्टॉक बैलेंसेस, ठीक है, जो हमारी एसएपी से जो भी स्टॉक की रिपोर्ट निकले उसमें कोई भी स्टॉक का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो नेगेटिव वाला बैलेंस कब आ सकता है, यानी फिजिकली तो मैंने मेटल दे दिया, इशू भी कर दिया मेटल मंगवा के, लेकिन उसकी जीआरएन नहीं हुई, तो जीआरएन ना होने की वजह से क्या होगा, वो स्टॉक सिस्टम में क्या कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। प्रॉपर ऑथराइजेशन फॉर स्टॉक एडजस्टमेंट्स, अगर कोई स्टॉक की एडजस्टमेंट हुई है तो उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए सिस्टम में, ठीक है। मूवमेंट टाइप्स यूज करेक्टली, सही मूवमेंट टाइप यूज़ किया है या नहीं किया है, जैसे इशू के लिए हमारा 221 222 है, इन्वर्ट के लिए हमारा 101 है, या ये जो भी ये देखो वैसे तो इन जनरल स्टैंडर्ड है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही रहे, हो सकता है कि ये मूवमेंट टाइप चेंज हो। तो ये जब हम जिस क्लाइंट के लिए काम करते हैं, जब आप वहाँ स्टोर्स का डाटा निकालोगे तो मूवमेंट टाइप के साथ उसका मतलब नेचर या डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा मूवमेंट टाइप किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो वो ऐसा आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 221 लेना है या 222 लेना है, जो भी चीज़ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाता है मूवमेंट के। परचेज ऑर्डर के ऑडिट चेकलिस्ट की हम बात करें तो पीओ अप्रूव्ड एज पर डेलीगेशन मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो जाती है उसमें कि जो पीओ हमारा बना है वो एज पर डेलीगेशन मैट्रिक्स है या नहीं है। वेंडर इज़ वैलिड एंड वेरीफाइड, जो भी वेंडर है वो वैलिड और वेरीफाइड होना चाहिए जिसको भी पीओ गया है हमारा। प्राइस मैचेस कॉन्ट्रैक्ट और कोटेशन, ठीक है, हमने बात कर चुके हैं कि जो भी प्राइस हम उसको दे रहे हैं वो उसका जो भी हमारा मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट बना था या कोटेशन उसने दी थी या कंपैरेटिव स्टेटमेंट दी थी या अप्रूवल नोट, कुछ भी अगर है तो उसके साथ ही मैच होना चाहिए उसका प्राइस, उससे कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। हर पीओ आपका किसी परचेज रिक्विजिशन के साथ लिंक होना चाहिए, विदाउट पीआर कोई पीओ क्रिएट नहीं होना चाहिए सिस्टम में। ये भी आपको देखना है कोई पीओ विदाउट पीआर अगर है तो, वैसे तो सिस्टम को इन जनरल अलाउ नहीं करना चाहिए, बट फिर भी देख लेना है कोई बाईपास तो नहीं किया सिस्टम। नो डुप्लीकेट और अनऑथराइज पीओ, ठीक है, डुप्लीकेट पीओ या अनऑथराइज पीओ नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज पीओ क्या होगा कि उसका कोई बैकअप ही नहीं होगा आपके पास, कोई कंपटीशन कोटेशन ही नहीं होगा, बस पीओ बन गया या काम होने के बाद पीओ बन गया, तो ये सब चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं। सर्विस एंट्री शीट की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें एससीएस जो अप्रूव्ड की है वो ऑथराइज पर्सन से अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है। जो भी सर्विस इनिशिएट या जो सिस्टम में रिकॉर्ड हुई है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट और पीओ टर्म्स है या नहीं है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी उसके जो बिल्स वगैरह हो गए वो उनके साथ हमें चेक कर लेना है उसको। डुप्लीकेट एससीएस एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेम बिल की दोबारा एंट्री नहीं ना हो जाए सिस्टम में। एंड एससीएस मैचेस इनवॉइस बिफोर पेमेंट, ठीक है, जो एससीएस का जो भी टोटल अमाउंट बनता है, क्वांटिटीज़ बनती हैं, वो आपके इनवॉइस के साथ मैच होना चाहिए बिफोर पेमेंट। तो ये हमने ब्रॉडली बात कर ली अपने तीनों चीज़ की, जिनके बारे में आज हम अभी आगे सिस्टम में देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं रिपोर्ट्स, तो उनका रिक्वायरमेंट क्यों है या उनसे हम ब्रॉडली क्या क्या चीज़ें क्या क्या वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप टेक्निकल हो, चाहे आप कॉमर्शियल हो, चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो। तो अगर आप इन तीनों मॉड्यूल की अगर हम बात करें, इन तीनों रिपोर्ट्स की बात करें, तो उन रिपोर्ट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं, और उसका ऑडिट चेकलिस्ट एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए, बाकी डिटेल चेकलिस्ट आप सब लोगों के पास होती ही है।